हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 जो हम स्टडी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की मूलभूत अवधारणाएं, उससे रिलेटेड 3 वीडियोस अभी तक हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और आपकी फैसिलिटी के लिए मैं उन तीनों वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें, उनको पहले समझें और आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ रहे हैं तो आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में चैप्टर को फिनिश करते हैं। निवेश हम अभी तक देख चुके हैं। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, राष्ट्रीय आय का जो चक्राकार प्रवाह है उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, यानी स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। फिर बाद में वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं कौन सी हैं, क्या है, इनके क्या एग्जाम्पल, वो सभी हम अभी तक देख चुके हैं। अब हमें देखना है निवेश किसे कहते हैं, निवेश क्या होता है। जनरली देश में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, फर्मों में, मशीनरों में, बांध बनाने में, सड़क बनाने में, नहरें बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली की लाइनें बिछाने में। तो वो सभी जो होता है देश के लिए निवेश के रूप में होता है। एक फर्म के रूप में देखें, तो एक कंपनी के रूप में देखें, तो जो मशीन में जो पैसा लगाती है फर्म, वो सभी उसके लिए निवेश होता है। तो निवेश में क्या इंक्लूड करते हैं, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी के स्टॉक वृद्धि की एक प्रक्रिया है। यानी जब फर्म का मालिक पैसा लगाता है, यानी उसका जो पूंजी का स्टॉक पहले 50 लाख का था, वो बढ़कर हो गया 55 लाख का। तो यहाँ पर जो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रही है 5 लाख की, वो यहाँ पर निवेश कहलाती है। ठीक है, इस तरह को ध्यान रखना है। तो निवेश उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है। जब एक उत्पादक नगद धन व्यय करता है तब वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। यानी जब कैश के रूप में, नकद रूप में हम पैसा लगा रहे हैं फर्म में, तो वो सिर्फ मौद्रिक निवेश कहलाएगा। परंतु जब बांध बनाए जाते हैं, मशीनरें खरीदी जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, नए भवन बनाए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर वास्तविक निवेश कहलाते हैं। तो मौद्रिक निवेश और वास्तविक निवेश में क्या अंतर है। मौद्रिक निवेश में सिर्फ हम कैश के रूप में, नकद के रूप में जो पैसा लगाते हैं वो काउंट करते हैं, जबकि नए भवन बनाए जाए, नई मशीनरी बनाई जाए, नई मशीनरी खरीदी जाए, नई बांध बनाए जाए, नई नहरें बनाई जाए, तो वो सभी यहाँ पर वास्तविक निवेश कहलाएगी। अब निवेश जो होता है वापस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सकल निवेश और दूसरा होता है निवल निवेश। तो सकल निवेश में क्या है कि हम मूल्यह्रास की जो मूल्य होता है, या जितना मूल्यह्रास होता है वो हम माइनस नहीं करते हैं। अब मूल्यह्रास क्या होता है वो आगे आएगा, देखेंगे अपन। तो सकल निवेश क्या है। सकल निवेश में एक निश्चित अवधि में, मतलब एक साल में, जितना भी कैपिटल स्टॉक जो बड़ा है, पूंजी का जो स्टॉक बड़ा है, या फिर पूंजीगत वस्तुओं पर जो खर्च किया है, वो सब सकल निवेश कहलाता है। उसमें ध्यान रखना कि फर्म का जो इन्वेंटरी स्टॉक है वो भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो माल सूची होती है ना, इन्वेंटरी स्टॉक, माल सूची, उससे हम कहते हैं इन्वेंटरी स्टॉक, वो भी इसमें काउंट रहता है। तो क्या है सकल निवेश, वो समझते हैं हम। एक निश्चित अवधि में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे हम सकल निवेश कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब सकल निवेश एक वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों अथवा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया खर्च सकल निवेश कहलाता है। मतलब स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियां, मतलब जो मशीनरी है, भवन है, उन पर पैसा लगाया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, वो साथ साथ माल सूची। अब माल सूची क्या होती है, फर्म जितना भी माल बनाती है वो पूरा पूरा नहीं बिकता है, कुछ अविकृत स्टॉक के रूप में रह जाता है, या फिर कुछ कच्चे माल के रूप में पड़ा रह जाता है। जैसे कि फर्म ने 1 करोड़ का माल बनाया, जिसमें सिर्फ 80 लाख का माल बिका, 20 लाख का माल बच गया। तो 20 लाख का माल जो नहीं बिका वो, प्लस सपोज 10 लाख का कच्चा माल पड़ा हुआ है वो, तो 20 प्लस 10 30 लाख हो जाएंगे। तो वो 30 लाख, जो 30 लाख रुपए हैं, वो 30 लाख रुपए माल सूची कहलाएंगे। ठीक है, वो भी फर्म का निवेश ही है, उससे फर्म को पैसा मिलेगा आगे। तो जो माल सूची में पैसा लगा वो, प्लस जो नई मशीनरी, नया भवन, नए बांध, नई रोड बनाने में, नई नहरें बनाने में जो पैसा लगा है, या बिजली के संयंत्र बना रहे हैं, बिजली की लाइनें खींच रहे हैं, वो सभी यहाँ पर सकल निवेश में काउंट करेंगे। तो सकल निवेश का फॉर्मूला क्या बन जाता है, वो आपके सामने है। सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। मतलब जितना भी टोटल शुद्ध निवेश है उस मूल्यह्रास की वैल्यू को प्लस कर देते तो हमें सकल निवेश मिलेगा। ठीक, फिर सकल निवेश में और क्या काउंट करते हैं हम। सकल निवेश में पुरानी या प्रचलन से बाहर हो चुकी परिसंपत्तियों के स्थान पर नई परिसंपत्तियों के खरीद पर किया गया खर्च भी शामिल होता है। जैसे कि 5 मशीन लगी हुई है, एक मशीन की वैल्यू 5 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए होगा टोटल, जिसमें से एक मशीन आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, तो उसके बजाय दूसरी मशीन यहाँ पर रिप्लेस की। ठीक है, 5 लाख की, 6 लाख की। तो जो मशीन रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, जो स्थिर परिसंपत्तियों को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर सकल निवेश ही कहलाएगा।
तो निवल निवेश अथवा शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश तो हमने देख लिया, तो निवल निवेश अथवा शुद्ध निवेश किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। तो सकल निवेश में से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब जितना भी टोटल निवेश हुआ सकल निवेश, उसमें से यदि हम मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर दें, उसको लेस कर दें, तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वो यहाँ पर निवल निवेश कहलाएगी। तो एक निश्चित अवधि में होने वाले सकल निवेश में से भौतिक पूंजीगत वस्तुओं के गिसावट, जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पर शुद्ध निवेश मिलेगा, निवल निवेश मिलेगा। तो मूल्यह्रास क्या होता है वो आगे आ रहा हम डिटेल में समझेंगे। तो कुल मिलाकर निवल निवेश अथवा शुद्ध निवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। देख रहे हैं आप, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास भौतिक पूंजीगत वस्तुओं पर गिसावट, जो भी वे आ रहा है वो माइनस कर देंगे तो वो हमें पर निवल निवेश कहलाएगा, शुद्ध निवेश कहलाएगा। तो अब बात आती है कि जो निवल निवेश होता है वो ही वास्तव में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता है। कैसे? जैसे कि 50 लाख थे, ठीक है, और पैसा लगाया वो बढ़कर हो गए 55 लाख, 55 लाख, पर यहाँ पर जो मूल्यह्रास है वो 2 लाख है। तो कुल मिलाकर वास्तव में कितना इंक्रीज हुआ? तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल 55 लाख हो गए पूंजीगत स्टॉक का मूल्य, वास्तव में 55 लाख नहीं, हमें वो 2 लाख माइनस करने होंगे, तो हमें जो 53 लाख 53 लाख मिलेंगे, वो ही यहाँ पर वास्तव में निवेश के मूल्य में हुई वृद्धि को माना जाएगा, सकल निवेश में वृद्धि को मानते हैं। ठीक है, तो मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। वास्तव में जो निवल निवेश होता है वही बताता है कि उत्पादन या उत्पादन क्षमता में कितना सुधार हुआ, उत्पादन क्षमता कितनी बड़ी है। हम खुश नहीं हो जाए कि पैसा लग गया, और परंतु हमें यह भी देखना है कि मूल्यह्रास कितना, वो हमें देखना जरूरी है। तो अब बात आती है कि ये मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास की वैल्यू होती क्या है, कैसे उसको हम काउंट करते हैं, इसमें हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो देखना हमें यहाँ पर जरूरी है। तो मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास को हम सिंपल में समझें कि सपोज एक ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा परचेस करता है, वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए ऑटो रिक्शा परचेस करता है, और 3 लाख का उसने ऑटो परचेस किया, और उस ऑटो की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है या एज जो है वो है 10 साल, यानी 10 साल बाद वो ऑटो खत्म हो जाएगा, उससे वापस नया ऑटो परचेस करना होगा। तो फिर 10 साल बाद नया ऑटो कैसे परचेस करेगा? कुछ कुछ पैसा जमा कर तभी परचेस कर पाएगा ना। यानी 3 लाख वैल्यू या 3 लाख रुपए उसे 10 साल वापस इकट्ठे करने हैं, तो हर साल उसे 30,000 रुपये अपनी इनकम में से माइनस करने होंगे। तो वो जो 30,000 रुपये जो फंड उस ऑटो रिक्शा मालिक ने डिसाइड किया है, वो यहाँ पर उसके लिए मूल्यह्रास कहलाएगा। उसमें हो सकता है कि ऑटो की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है 3 लाख का ऑटो 4 लाख का मिले 10 साल बाद, फिर कुछ टूट फूट होगी, है ना, कुछ रिपेयरिंग भी करवानी होगी, कभी स्टेपनी चेंज करवानी, कभी टायर चेंज करवाने, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो भी वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी। तो कुल मिलाकर अगर वो साल के 50,000 रुपये अपनी इनकम में से लेस करता है, तो वो 50,000 रुपये यहाँ पर उसके लिए मूल्यह्रास होंगे। अब मूल्यह्रास होता क्या है, डेफिनेशन के रूप में देखें, समझें। तो मूल्यह्रास, वस्तुओं में गिसावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास क्या है? वस्तुओं में जो भी गिसावट हो रही है उसे हम यहाँ पर मूल्यह्रास कहेंगे, अथवा मूल्यह्रास सामान्य टूट फूट, प्रत्याशित अप्रचलन और मशीनों की आकस्मिक हानि की सामान्य दर के कारण स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी को दर्शाता है। मतलब जो नॉर्मल डैमेज होती है फर्मों में, मशीनरी में टूट फूट होती रहती है, या फिर कुछ समय बाद जो मशीन अप्रचलन में चली जाएगी, मतलब आउटडेटेड हो जाएगी, या फिर मशीनों की आकस्मिक हानि के सामने दर, मतलब एक्सीडेंटल डैमेज होते हैं, एकदम से मशीन खराब हो गई है, टूट गई, बिल्कुल खत्म हो गई है वो, या फिर फर्म गारंटी देती है, वारंटी देती है, वो सभी जो खर्चे होते हैं, यानी एक निश्चित समय के बाद फर्म को या फर्म के मालिक को उस पूरी फर्म को वापस रीस्टेब्लिश करना होगा, उस मशीन को रीस्टेब्लिश करना होगा, तो एक फंड उसे मिलना चाहिए वापस 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी एज है उसके बाद। तो उस फंड को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 25 लाख रुपए 5 साल के बाद वापस चाहिए, तो हर साल से 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में वो अलग कर देता है अपनी इनकम में से, उसे हम कहते हैं यहाँ पर मूल्यह्रास। जैसे मैंने ऑटो रिक्शा वाला एग्जाम्पल दिया था, 50,000 रुपये। ठीक है, फिर मूल्यह्रास स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहलाता है। डेप्रिसिएशन क्या है? स्थिर पूंजी का उपभोग भी है। इससे तात्पर्य है कि स्थिर पूंजी का उपभोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, जिसके कारण स्थिर पूंजी का मूल्यह्रास, पूंजी का मूल्य समय के साथ घटता जाता है। देखा हमने अब बताया कि एक एज के बाद या एक समय के बाद जो मशीनरी होती है वो चलती रहती है, घिसती है, टूटती है, फूटती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि एक कार आपने 10 लाख परचेज की, तो अगले साल उसे आप 10 लाख में बेचने जाओगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, चाहे वो कार खड़ी हुई है,
तो एक नॉर्मल जो कंजप्शन या उपभोग व्यय के रूप में होता है उसको माइनस करना होता है। वो कार आपके या तो 9.5 लाख या 9 लाख रुपए में बिकेगी। तो हर साल मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है। ठीक, इसी कारण समय समय पर स्थिर परिसंपत्तियों को बदलना पड़ता है। स्थिर परिसंपत्तियों के स्थानांतरण के लिए एक प्रारंभिक फंड की आवश्यकता फर्म को होती है। इसी प्रस्तावित फंड अर्थात मूल्यह्रास के कारण स्थिर परिसंपत्तियों का जो मूल्य कम होता है वह उसे पूरा करता है तथा यह वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये सभी हमने ऑटो रिक्शा वाला एग्जाम्पल लिया था, वो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। ओके, अब मूल्यह्रास का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम मूल्यह्रास को काउंट कर सकते हैं। जितना भी सकल निवेश है उसमें से अगर शुद्ध निवेश को माइनस करते हैं, जैसे कि सकल निवेश 55 लाख का और शुद्ध निवेश से 52 लाख का, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लाख। वो 3 लाख रुपए यहाँ पर मूल्यह्रास होगा। ओके, तो ये तो हो गया मूल्यह्रास। अब आता है घरेलू सीमा की अवधारणा, अर्थात घरेलू सीमा की अवधारणा। यह जो टॉपिक है यह क्या है, हम जब हम राष्ट्रीय आय को काउंट करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश की घरेलू सीमा में पैदा होने वाले समस्त आर्थिक गतिविधियों का मूल्य है या समस्त प्राप्त होने वाली आय का टोटल है। तो घरेलू सीमा है क्या, हम उसमें किनको काउंट करें किनको काउंट नहीं करें, किसको हम घरेलू सीमा में माने किनको घरेलू सीमा में नहीं माने, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो घरेलू सीमा क्या है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में घरेलू सीमा का अर्थ एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं से होता है। मेन बात आप देख रहे हैं यहाँ पर भौगोलिक सीमा, ठीक है, मतलब अपने देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो भौगोलिक सीमा है, उसे हम घरेलू सीमा में काउंट करते हैं। जो भौगोलिक सीमा में जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं वो सब घरेलू सीमा में हम काउंट करेंगे। अर्थात घरेलू सीमा की अवधारणा के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती है। हम जो आर्थिक क्रियाएं अपने देश की घरेलू सीमा में जनरेट होती है, जो घरेलू सीमा होती है, उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं, दूसरे को काउंट नहीं करते हैं। अब बात आती है कि एक देश की घरेलू सीमाएं होती क्या हैं, किनको हम काउंट करें किनको काउंट नहीं करें, वो सब देश की घरेलू सीमा में देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है, राजनीतिक सीमाओं का भूभाग जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी सम्मिलित होती है। अपने देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री वो तो है ही है, साथ साथ सपोज देश किसी सागर या महासागर से टच होता हुआ हो, उसमें भी अपने देश की कुछ सीमाएं होती हैं, वो भी इसमें काउंट करते हैं। जैसे कि अपने देश का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें अपने देश की जो भौगोलिक सीमा है वो राजनीतिक सीमा वो तो हम काउंट करेंगे। साथ साथ अपने देश में जो अरब सागर या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में जो भी अपनी बाउंड्रीज हैं काउंट होती है, वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो वो सब घरेलू सीमा में इंक्लूड करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, देश के निवासियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले वायुयान तथा जलयान। अपने देश से बाहर जो भी एरोप्लेन या फिर शिप जा रहे हैं, जलयान जा रहे हैं, वो भी अपने देश की सीमाओं में काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वापस आते हैं। वो 1 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गए हैं, ट्रैवलिंग पर्पज से गए हैं या फिर माल पहुंचाने के लिए गए हैं, बिजनेस पर्पज से गए हैं, वो वापस आएंगे, उनको भी हम अपने देश की घरेलू सीमा में ही काउंट करते हैं। उनसे प्राप्त होने वाली आय को घरेलू सीमा के अंतर्गत देश की ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है, भौगोलिक सीमाएं हैं, उस आय में शामिल करते हैं। फिर मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान या तथा तैरते हुए प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश की निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं जिसमें देश को तेल खोजने का एकमात्र अधिकार है। यानी सपोज ये देश की सीमाएं हैं और देश की सीमाएं ये जलीय सीमाएं हैं, इन जलीय सीमाओं में सपोज यहाँ पर हमें तेल खोजने का अधिकार मिला, मतलब इन पूरे क्षेत्र में हम कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर तेल मिलता है, यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है, यहाँ पर गैस मिलती है, तो यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म है, जो तैरते हैं, जो मशीनरी हैं, उनको बाहर निकालती हैं, ठीक है, या मछली पकड़ने के जहाज जो है यहाँ पर चल रहे हैं, उन जहाज से हमें मछलियाँ मिलती हैं, उससे भी आर्थिक आय प्राप्त होती है, उन सबको हम देश की घरेलू सीमाओं में काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर अपने पास, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, मतलब सपोज अपने भारत देश के जो दूतावास हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उस वहाँ पर दूतावास हैं, वहाँ से जो हमें इनकम मिल रही है, या अपने सैनिक दूतावास है, सैनिक प्रतिष्ठान है, बेस कैंप बने हुए विदेशों में, वहाँ से जो आय प्राप्त हो रही, वो भी हम देश की भौगोलिक सीमाओं में ही काउंट करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में,
तो एक देश में जो देश का भूभाग है वो तो शामिल होगा, साथ साथ देश की सामुद्रिक या जलीय सीमाएं वो भी इसमें इंक्लूड होगी। फिर वायुयान जलयान चल रहे वो इसमें इंक्लूड होंगे। जलीय सीमाओं जो भी मछली पकड़ने की नौकाएं तैरते हुए प्लेटफॉर्म में जो आर्थिक सीमाओं में हम उनको काउंट करेंगे। और साथ साथ अपने देश के जो निवासी बाहर रह रहे हैं या सैनिक प्रतिष्ठान वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? जो इस दूतावास मतलब अपने इंडिया का दूतावास बना हुआ है अमेरिका में, तो वहाँ जो बिल्डिंग है वो अपने देश की सीमा में कहलाएगा, वो अपने देश की संपत्ति कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आप बात करते हैं सामान्य निवासियों की अवधारणा। अब एक देश के सामान्य निवासी क्या होते हैं उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। सामान्य निवासी की अवधारणा क्या है इसको हम डिटेल में समझते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में भौगोलिक सीमाओं में प्राप्त होने वाला आय प्लस बाहर से जो भी प्राप्त आ रहा है हो रही वो हम काउंट करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि एक देश के सामान्य निवासी जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सभी सामान्य निवासियों की अवधारणा में हम काउंट करते हैं। तो सामान्य निवासी की अवधारणा है क्या, सामान्य निवासी क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो सामान्य निवासियों का आशय वे लोग जिन्हें किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। राष्ट्रीय आय की गणना एक देश के सामान्य निवासियों की क्रियाओं से अर्जित आय में सम्मिलित की जाती है। मतलब मेन बात है कि यहाँ पर जो अपने देश के नागरिक हैं या जिसे अपने देश की नागरिकता मिली हुई है उसे हम सामान्य निवासी कहते हैं। और सामान्य निवासियों की क्रियाओं से जो अर्जित आय होती है, जो भी पैसा अपने देश के सामान्य निवासी अर्जित करते हैं उनको ही हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो सामान्य निवासी होते कौन है, किनको हम सामान्य निवासी माने और किनको सामान्य निवासी में शामिल नहीं करें, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो सामान्य निवासी क्या होते हैं वो आपके सामने दे रखे हैं, किन किन को हम काउंट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपने देश के नागरिक तथा संस्थाएं जो साधारणतः देश में निवास करते हैं और जिनकी आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश। मतलब अपने भारत देश में या फिर अपने देश में जो भी निवासी रह रहे लंबे समय से, जिनका आर्थिक जो रुझान है अपने देश ही है, यहीं रहकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनको नागरिकता मिली हुई है, अपने देश की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो उन्हें अब यहाँ पर देश के सामान्य निवासी कहेंगे। फिर सेकंड, अन्य राष्ट्रों के नागरिक जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि से हमारे देश में रह रहे हैं और जिनकी आर्थिक रुचि का केंद्र हमारा देश है। यानी जो विदेशी हैं अपने देश में बस गए हैं, 1 साल ज़्यादा हो गया है उनको और वो अपने देश में रहकर ही अपना पैसा कमाना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं, उनको भी हम देश के सामान्य निवासी में काउंट करेंगे। फिर हमारे देश के नागरिक जो इस देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मतलब इस नहीं अन्य देशों में, ध्यान रखें अब इस नहीं अन्य देश, तो अन्य देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदेशी दूतावास में काम करते हैं। तो यानी वो कुछ समय के लिए गए, विश्व बैंक में 2 साल के लिए कोई अपॉइंट हुआ है या फिर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोई 2 या 3 साल के अपॉइंट हुआ है, तो वो कुछ समय के लिए हुआ है, वो वहाँ रहने नहीं गया है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर अपने देश की तरफ से वहाँ पैसा कमाने गया है, तो वो अपने देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके विपरीत किन किन को हम सामान्य निवासी में काउंट नहीं करते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो सामान्य निवासी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं उन विदेशियों को हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माना जाता है या जाएगा जो सैर सपाटे के लिए आए हैं या फिर जो मनोरंजन के लिए आए हैं, अवकाश बिताने के लिए आए हैं, चिकित्सा के पर्पज से आए हैं, मतलब कोई ऑपरेशन करवाने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, ऐसे पर्सन्स को हम देश के सामान्य निवासी में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो सर्टेन टाइम पीरियड बाद वापस चले जाएंगे। फिर विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा उस देश के स्थित समस्त सेना के सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इस देश सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। जो भी बाहर से जो विदेशी पदाधिकारी या ऑफिसर आया है या कोई कूटनीतिज्ञ आया है या फिर अपने देश में सपोज विदेशी मुद्रा कोष का या वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, यहाँ पर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं जो विदेशी हैं वो कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं, वापस चले जाएंगे, तो उनको हम राष्ट्रीय आय में सामान्य निवासी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया एक देश के सामान्य निवासी किसे कहते हैं। अब बात आती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय किसे कहते हैं, है ना, वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। बहुत सी बार क्या होता है कि अपने देश की आय और प्लस बाहर से आने वाली आय, इन दोनों को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, मतलब NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की अवधारणा। तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय आयात एवं निर्यात को घटाकर उनके अंतर द्वारा ज्ञात की जाती है। सिंपल है, इन दोनों का अंतर
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मतलब अपने देश में टोटल कितने निर्यात किए गए और कितने आयात हुए। सपोज हमने 100 करोड़ के निर्यात किए और 80 करोड़ के आयात किए, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है वो कहलाएगा यहाँ पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, परंतु वर्तमान में हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो NFI है या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, वो परिभाषा कुछ बदल जाती है। वो क्या है, तो क्या काउंट करते हैं इसमें, तो NFI बराबर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय के अंतर से ज्ञात किया जाता है। आई होप, पूरा विश्वास आपको समझ में नहीं आया है। इसको हम फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला देख रहे हैं आप, हमारे निवासियों अर्थात घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय, मतलब अपने देश के निवासी जो बाहर विदेश में रह रहे हैं वो पैसा कितना कमा रहे हैं, जैसे कि 100 करोड़, माइनस क्या करेंगे इसमें से हम, हमारे देश में गैर निवासी मतलब जो विदेशी हैं, जो अपने देश में रह रहे हैं, यहाँ पैसा कमाकर वो उनके देश में भेज रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 80 करोड़ रुपए अपने देश में कमाया और उनके देश को भेजा, तो 100 करोड़ रुपए अपने देश के निवासी जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने कमाया, अपने देश में भेजा, और विदेशी जो 80 करोड़ रुपए के बाहर भेज रहे हैं, तो नेट डिफरेंस कितना रहा अपने देश को, 20 करोड़ का, वो कहलाएगा यहाँ पर NFI, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, आगे बात समझ में। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो हमें देखना है, विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा अथवा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। जब हम साधन आय और बाजार कीमत की बात करते हैं, तो साधन आय और बाजार कीमत, इन दोनों का जो अंतर होता है वो विशुद्ध परोक्ष कर होते हैं अथवा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो ये क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। सरकार जो है बहुत सारे टैक्स लगाती, अप्रत्यक्ष कर लगाती, उससे सरकार को आय प्राप्त होती है, परंतु बहुत सी वस्तुओं पर सरकार अनुदान भी देती है, सब्सिडी देती है। तो सरकार ने कर लगाए और कुछ अनुदान दिया, तो कुल मिलाकर सरकार को कुछ ऐसा पार्ट हो जो कम मिलेगा, क्योंकि सरकार साथ साथ सब्सिडी भी दे रही है। सपोज सरकार ने कुल 100 करोड़ की कर लगाए, ठीक है, सरकार को करों के रूप में, अप्रत्यक्ष करों के रूप में 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, परंतु सरकार ने 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, अनुदान दी। बहुत सी वस्तुओं पर सरकार देखते हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो गया या फिर किसानों को जो उर्वरक मिलते हैं उन पर सरकार सब्सिडी देती है, बहुत सी वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, चाहे वो ग्रीन हाउस हुआ हो या फिर सोलर प्लांट हो, बहुत सी वस्तुओं पर सरकार सब्सिडी देती है। तो सरकार ने जो कर लगाए वो मिले 100 करोड़ और सरकार सब्सिडी दी 60 करोड़, कुल मिला के सरकार को विशुद्ध रूप से कितने कर मिले, सिर्फ 40 करोड़। तो इसे कहते हैं हम विशुद्ध कर। तो कैसे काउंट करेंगे, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान अथवा सब्सिडी, वो कहलाएगा यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो क्या इसका फॉर्मूला आपके सामने है, विशुद्ध परोक्ष कर बराबर सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान अथवा सब्सिडी, जो भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था। ओके, आई होप हमने इस वीडियो में जो भी समझा है, जो भी कॉन्सेप्ट समझे वो आपको अच्छे समझ में आए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट देखें, नहीं समझ में एक बार वापस वीडियो को देखें, और वीडियो अगर समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नहीं समझ में आए डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इसको शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता लग गया होगा कि किसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। क्लियर, ये चैप्टर इस पार्ट में फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।